हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 गॉन विद द स्कूटर के क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम इस चैप्टर को पूरा समझ चुके हैं। अगर समझना होगा तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द वरंडा। वरंडा में गोपी क्या कर रहा था। तो गोपी क्या कर रहा था वरंडा में, तो वो बैठा हुआ था वरंडा में और किताब पढ़ रहा था। तो लिखेंगे गोपी वॉज सिटिंग ऑन द वरंडा एंड रीडिंग अ बुक। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन। गार्डन में जाने से पहले गोपी को किस प्रकार का साउंड सुनाई देता है। तो ही हियर्ड समथिंग रस्टलिंग एंड फॉलिंग विथ अ थर्ड इन द गार्डन। तो गार्डन में जाने से पहले उसे खड़खड़ाहट की कुछ आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि रस्टलिंग टाइप का उसे कुछ सुनाई देता है। तो आंसर में इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ही हियर्ड समथिंग रस्टलिंग एंड फॉलिंग विथ अ थर्ड। उसको खड़खड़ाहट टाइप में कुछ आवाज़ सुनाई दिया और कुछ उसे ऐसा महसूस हुआ कि गार्डन में कुछ गिरा है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल। अब जो गोपी है वो गार्डन जाता है सर्च करने के लिए, तो उसे मिलता हालांकि बॉल है। तो बॉल के लिए गोपी ने जो भी सर्च करा, जैसे भी सर्च करा, उसको डिस्क्राइब करो किस प्रकार ने से गोपी ने उस बॉल को खोजा। तो गोपी सर्च्ड इन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। गोपी ने जो थिक ग्रास थे, यानी कि जो घने ग्रास थे, घास थे वहाँ पर गार्डन में, गार्डन के फेंस में, फेंस में समझ रहे हो ना, कोई घेरा, किसी चीज़ का कोई घेरा हो सकता है, चाहे वो लकड़ी का हो, तार का हो, या किसी चीज़ का भी कोई घेरा हो। तो गोपी जो है सर्च करता है घने घास में, जो कि गार्डन के फेंस के पास ही था। बट फाउंड नथिंग, लेकिन उसे पहले कुछ भी नहीं मिलता है। देन ही लुक्ड अमॉन्ग द बुशेस, लेकिन जब वो झाड़ियों के पास देखता है, बट अगेन फाउंड नथिंग, वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। फाइनली हिज आइज फेल ऑन अ हीप ऑफ अ ड्राई लिव्स। फिर कुछ वहीं पे जमा सूखे पत्ते थे, तो उसकी आँख वहाँ पर पड़ती है, तो उसे वहाँ पर एक वाइट बॉल मिलता है। जबकि आपको पता होगा, चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, तो वो जाता है गार्डन में ये सोच के कि शायद आम गिरा होगा, लेकिन उसे मिलता क्या है, वाइट बॉल मिलता है। ये एक हॉकी का बॉल था। ही रीच्ड आउट एंड टूक द बॉल इन हिज हैंड्स। तो वो बॉल के पास पहुंचता है और अपने हाथों से उस बॉल को उठा लेता है। वो एक हॉकी बॉल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, इस टेबल को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है, जिसमें यहाँ पर कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो डायलॉग है किसने कहा और किससे कहा। अब जैसे दिया गया है, द बॉल आई फाउंड इज़ अ हॉकी बॉल। अब ये किसने कहा, मैंने जो बॉल पाया वो तो हॉकी बॉल था। अभी मैंने कुछ देर बताया कि ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है गोपी। ठीक है, तो ये अच्छा, इसमें आपको बताना है कि ये जो डायलॉग है किसके द्वारा बोला गया था, गोपी के द्वारा बोला गया था। किसको बोला था ये बॉल, कि मैंने जो बॉल पाया वो तो हॉकी बॉल है, ये बोला था दीपक को। क्यों दीपक को बोला, चैप्टर पढ़ा है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो बोल रहा था कि मेरे पापा ने मुझे फुटबॉल एक लाकर दिया था। ठीक है, इस वजह से वो कहता है ये तो हॉकी बॉल है। आगे है, माई फादर बॉट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल। मेरे फादर ने मेरे लिए एक ब्रांड नया फुटबॉल लाकर दिया है। अभी मैंने बताया कि ये कौन बोला था, दीपक ने। तो यहाँ पर दीपक लिख देंगे। किससे बोला, गोपी से बोला, ऑब्वियस सी बात है, गोपी लिखेंगे। आई लॉस्ट अ बॉल 4 months एगो। मैंने अपने बॉल को 4 महीने पहले खो दिया था। मेरा जो बॉल है 4 महीने पहले खो गया था। ये कौन बोलता है, ये बोलता है मनोज। तो यहाँ पे मनोज लिखेंगे। किससे कहा भाई, गोपी से कहा, तो गोपी आंसर यहाँ पर लिख देंगे। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू। बॉल दिखाओ फिर मैं बता दूंगी। ये कौन बोलता है, ये रामनी बोलती है। तो आंसर में हम लोग यहाँ पर रामनी लिखेंगे, गोपी से बोली तो यहाँ पर गोपी लिख देंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी। गोपी के हाथ से जो बॉल है वो कौन उठा लेता है,
एंड हाउ डिड द गेम स्टार्ट, जो गेम है यानी जो हॉकी है वो कैसे फिर स्टार्ट होता है। तो जो बॉल उठाता है ना वो गोपी के हाथ से वो मनोज उठाता है। तो मनोज ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक। वो बॉल गोपी के हाथ से उठाता है और फिर वो दीपक को दे देता है, दीपक की ओर फेंकता है। देन मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज गोलकीपर। जो मनोज है वो गोल पोस्ट की ओर जाता है एज अ गोलकीपर। गोपी स्टूड एट द सेंटर, सेंटर पे गोपी खड़ा होता है हॉकी स्टिक के साथ और जो बॉल है वो पास करता है फिर दीपक की ओर। फ्रॉम देयर द गेम बिगैन, वहाँ से जो गेम है वो शुरू हो जाता है विथ प्लेयर्स पासिंग। जो प्लेयर्स है वो एक दूसरे को बॉल पास करते हैं एंड ड्रिबलिंग द बॉल, बॉल को धीरे धीरे से ड्रिबल करके। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वाई डिड एवरी वन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर स्टोरी पढ़ा होगा तो पता होगा कि एंड में सभी लोग हंसने लगते हैं। सभी लोग क्यों हंसने लगते हैं, तो बिकॉज एवरी वन लाफ्ड बिकॉज जय हिट द बॉल सो हार्ड। जो जय था उसने बॉल को बहुत हार्डली जो है वो हिट करा था। दैट इट वेंट आउट ऑफ द प्लेग्राउंड, जिसकी वजह से जो बॉल है वो प्लेग्राउंड के बाहर चला गया था और वहीं से एक स्कूटर पास हो रहा था जिसके बास्केट में वो जो बॉल है वो लैंड कर गया था। एंड द स्कूटरिस्ट अनोइंगली ड्रॉव अवे विथ इट। और उस स्कूटरिस्ट जो स्कूटर चला रहा था उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके बास्केट में वो जो बॉल है वो गिर गया है और वो वहाँ से चलते जा रहा था। द बॉल वॉज गॉन, स्कूटर वहाँ से चला गया, बॉल भी उसके साथ चला गया। एंड द सिचुएशन फेल्ट फनी टू दैम। जब बॉल वहाँ से चला गया स्कूटर के साथ तो ये सिचुएशन उनको बहुत फनी लगा, जिसके वजह से सभी बच्चे यहाँ पर हंसने लगते हैं। चलो यहाँ पर 6 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर ए में, वो कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर बी को अभी समझते हैं। ऐसे यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग नहीं होगा, थिंक एंड राइट करके लिखा हुआ होगा। तो क्वेश्चन आंसर्स को इसको समझते हैं क्वेश्चन नंबर बी के। क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ लाइक गोपी यू हैड फाउंड अ बॉल दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू। क्या करते आप गोपी के जगह अगर रहते और गोपी की तरह ही आपको अगर कोई बॉल मिलता तो आप क्या करते। अगर आपको भी गोपी की तरह कोई बॉल मिलता तो फिर आप क्या करते। तो अगर देखो ये हर किसी का हो सकता है कि जो आंसर होगा वो अलग अलग होता हो सकता है कोई बोलेगा कि मुझे मिलता तो मैं तो डायरेक्ट खेलने चला जाता। कोई ऐसा भी होगा जो बोलता कि नहीं मुझे मिलता तो मैं तो पहले पता लगाता कि आस पड़ोस में किसी का है क्या। तो मैंने आंसर को अपने तरीके से लिखा है, आप भी लिख सकते हो कि इफ़ आई हैड फाउंड अ बॉल दैट वाज नॉट माइन। अगर वो बॉल मुझे मिलता जो कि मेरा नहीं था तो आई वुड ट्राई टू फाइंड इट्स ऑनर। मैं पहले कोशिश करता कि इसका ऑनर कौन है, ये बॉल किसका है। मे बी आस्किंग नियर बाई पीपल, तो कैसे मैं पता लगाता कि इसका ऑनर कौन है, तो अपने आसपास के लोगों से या फ्रेंड से पूछ लेता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द हॉकी बॉल आफ्टर इट इज़ टेकन अवे बाय द स्कूटर। इमेजिन करो कि क्या होगा अगर जो हॉकी बॉल है उस स्कूटर, वो जो स्कूटर वाला था वो तो हॉकी बॉल लेके चला गया था क्योंकि उसके बास्केट में हॉकी बॉल गिर गया था। तो आगे क्या होगा ये तुम इमेजिन करो। एंड वेयर डज इट गो, वहाँ वो कहाँ जा सकता है, इसको किसको मिलेगा वो बॉल, ये सब को इमेजिन करके लिखो। तो अपने तरीके से इसके आंसर को तुम भी लिख सकते हो। इसका भी आंसर्स अलग अलग लोगों के वैरी कर सकता है। तो हम आंसर में लिखेंगे कि द स्कूटरिस्ट राइड्स होम विदाउट रियलाइजिंग द बॉल इज़ इन हिज बास्केट। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी स्कूटर चला रहा था तो वो जो स्कूटर चला रहा था उसके पास जो भी बास्केट में बॉल गिरा था तो वो स्कूटरिस्ट कहाँ जाएगा, घर ही जाएगा ना। तो वो बॉल उसके साथ कहाँ चला जाता, उसके घर चला जाता। वेन ही रीचेज होम, जब वो घर पहुँच जाता तो मे बी उसका जो भी बच्चा था वो उस बॉल को खोज लेता एंड स्टार्ट्स प्लेइंग विथ इट, और उसके साथ वो भी खेलना शुरू कर देता। वंडरिंग देयर वेयर इट केम फ्रॉम, और वो भी सोच रहा होता कि यार ये बॉल यहाँ पर कैसे आ गई। और द बॉल माइट फॉल आउट ऑन द रोड, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा खेल रहा हो और वो बॉल फिर से रोड पे चला गया, वहाँ पे फिर किसी और ने उठा लिया और फिर दूसरे ग्रुप के चिल्ड्रन के बच्चे खेलना शुरू कर दिए। तो अपने तरीके से आंसर्स को इस तरह से लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 है,
नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज़ वेयरिंग अ हेलमेट। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा और अगर आपने चित्र देखा हुआ होगा, डायग्राम्स वगैरह, तो आपने नोटिस करा होगा कि जो स्कूटरिस्ट है ना, इसमें हेलमेट पहन रखी थी। तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू वियर अ हेलमेट? हेलमेट पहनना क्यों इम्पॉर्टेंट है? शुड द पिलियन राइडर ऑल्सो वियर अ हेलमेट? क्या पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहननी चाहिए? पिलियन राइडर कौन होता है? जो पीछे बैठता है, ठीक है, जो व्हीकल्स के पीछे बैठता है उसको पिलियन राइडर बोला जाता है। तो क्या उसको भी हेलमेट पहननी चाहिए? तो बिल्कुल पहननी चाहिए। तो सबसे पहले आंसर हम ये लिखेंगे कि हेलमेट क्यों पहनना ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वियर अ हेलमेट। हेलमेट पहनना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स योर हेड, आपके हेड को प्रोटेक्ट करेगा अगर मे भी कहीं इन केस ऑफ एक्सीडेंट हो जाता है तो। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ सीरियस इंजरी, सीरियस इंजरी से आपके रिस्क को आपको कम कर देता है वो। और हाँ, पिलियन राइडर को भी हेलमेट ज़रूर ही पहननी चाहिए क्योंकि एक्सीडेंट कैन हर्ट बोथ द राइडर एंड द पैसेंजर। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है ना तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो चलाने वाला है उसी को हर्ट होता है, जो पीछे बैठता है उसको भी हर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक टीचर के लिए एक नोट दिया गया है कि इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रोड सेफ्टी। अब रोड सेफ्टी के लिए आपको डिस्कशन करना है वेरियस एस्पेक्ट्स को लेकर, कैसे आप रोड सेफ्टी को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये क्लास में डिस्कशन करना था, तो सपोज़ कि मैं ही अगर आप तुम्हारे स्टूडेंट, मैं आपका टीचर हूँ, तो मैं तुमसे डिस्कशन करूंगा रोड सेफ्टी को लेकर। तो हम लोग टॉपिक लिख दिए हैं, टॉपिक में रोड सेफ्टी आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे कि रोड सेफ्टी इज़ नॉट जस्ट अबाउट फॉलोइंग रूल्स। रोड सेफ्टी सिर्फ रूल्स को फॉलो करना नहीं होता है, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग लिव्स। ये ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी और दूसरों की। एवरी ईयर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं केयरलेसनेस के कारण से, बहुत ज़्यादा स्पीड चलाने की वजह से या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स को इग्नोर करने से। ये पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शन या इंट्रोडक्शन दे देंगे, देन फिर अब आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रोड सेफ्टी को लेकर। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, लाइक ट्रैफिक रूल्स के इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे हमें क्यों रेड लाइट जब जलती है तो रुक जाना चाहिए, स्पीड लिमिट्स का क्या रोल होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्रोटेक्टिव गियर यानी कि वही जो राइडर्स या पिलियन राइडर्स होता है इनको हेलमेट्स पहनना चाहिए। अगर कोई कार पैसेंजर होता है तो उसे सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए। सेफ पेडेस्ट्रियन प्रैक्टिसेस, अगर आप मान के चलो जेब्रा क्रॉस, मतलब जब भी आप चलते हो रोड पे तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू क्रॉस करना चाहिए, फुटपाथ पे आपको वॉक करना चाहिए। अच्छा, जो व्हीकल चलाते हैं उनको डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि व्हीकल्स चलाने के समय कोई भी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर बिजी एरिया पे आपको अलर्ट रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर क्या है, तो ड्रंक करके, पी के, शराब वराब पी के हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए किसी को, ठीक है। सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स, अब दूसरा व्हीकल्स भी चल रहा है तो उससे आपको एक सेफ डिस्टेंस बना के रखनी है। और कम्युनिटी का भी कुछ रोल्स होता है कि बच्चों को सेफ्टी के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में एजुकेट करे, उनको पढ़ाए। एंड रिपोर्टिंग अनसेफ रोड कंडीशन टू अथॉरिटीज़, और अगर कहीं रोड का कंडीशन ख़राब हो तो अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमने कुछ जो है डिस्कस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेट अस लर्न में कुछ यहाँ पर मैचिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब जैसे ड्रिबल। अब ड्रिबल का मतलब क्या होता है, ये मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया भी था। ड्रिबल का मतलब होता है कि बॉल को मूव करना, ठीक है, छोटे छोटे टैप्स में धीरे धीरे मूव करना, ठीक है। जब हम ये हॉकी खेलते हैं तो तब उसको हम बोलते हैं ड्रिबल, ठीक है। जैसे बॉल को धीरे धीरे मतलब उसको मूव करते हुए किसी को पास करते हैं ना, उसको हम लोग ड्रिबल बोलते हैं। बोस्ट का मतलब होता है जब हम प्राउडली किसी चीज़ को बोलते हैं गर्व के साथ, तो बोस्ट होता है। दीपक ने बोला था ना प्राउडली, बोस्ट के साथ, कि मेरे पिता ने मेरे लिए एक फुटबॉल ख़रीदा था कल, ऐसे करके, है ना। तो उसका मतलब होता है, बोस्ट का मतलब प्राउडली। रस्टल का मतलब क्या होता है, रस्टल का मतलब होता है क्रैकलिंग साउंड, सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, ओके। और ग्रैब का मतलब है कोई चीज़ को उठा लेना, सडन मूवमेंट, ठीक है। टेक समथिंग विथ ए सडन, मतलब कि सडन मूवमेंट में तुरंत जो है किसी चीज़ को उठा लेना। जैसे कि आपको याद होगा कि
जो बॉल था वो ये जो बॉल था वो उठा लिया था मनोज मनोज उठाया था यार कोई और उठाया था याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो बॉल था गोपी के हाथ से किसी ने उठा लिया था, तो सडनली उठा लिया था वो चीज़। तो जब कोई चीज़ कोई चीज़ हम लोग सडनली उठाते हैं तुरंत से, तो उसको हम लोग ग्रैब बोलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैचिंग कर लेना, जो अभी मैचिंग जिस तरह से मैचिंग किया है हमने। अब यहाँ पर हमें कुछ एक स्टोरी दिया गया है, इस स्टोरी को यहाँ पर दिए गए वर्ड्स के साथ फिल करना है। जैसे गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क डैश ही वांटेड टू गो आउटसाइड। अब मान के चलो आप अपने वर्क को कंप्लीट करते हो, तो क्यों कंप्लीट करोगे आप अपने वर्क को? तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि आपको हो सकता है बाहर में खेलने जाना होगा या फिर बाहर जाना होगा, तभी आप अपने वर्क को कंप्लीट करोगे। तो गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क बिकॉज, क्योंकि आप बाहर खेलने जा रहे हो, और क्योंकि का क्या होता है इंग्लिश? बिकॉज होता है, तो यहाँ पे बिकॉज भर देंगे। डैश वेन ही रीच द प्ले ग्राउंड नो बडी वॉज देयर। मतलब जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो कोई भी नहीं था, जब मैं मतलब प्ले ग्राउंड पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना, यहाँ पे बोला गया कि गोपी अपने वर्क को कंप्लीट करा चूँकि उसे बाहर खेलने के लिए जाना था, बाहर या फिर खेलने के लिए जाना था। अब वो खेलने के लिए बाहर गया। अब जब बाहर खेलने के लिए गया, तो जब वो खेलने के लिए गया ना, तो वहाँ पर कोई प्लेग्राउंड में था ही नहीं। तो यहाँ पर लेकिन हम बोलेंगे, लेकिन जब वो खेलने के लिए गया तो वो प्लेग्राउंड में कोई नहीं था। तो लेकिन के लिए हम लोग यहाँ पर हावेवर शब्द का यूज़ करेंगे, बट नहीं दिया हुआ है तो हावेवर लिखेंगे। हावेवर व्हेन द रीच द प्लेग्राउंड नो बडी वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। आगे है डैश हिज फ्रेंड्स वेयर एड टू ज्वाइन हिम। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा सिंस। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दूँ सिंस हिज वेयर, जब उनके फ्रेंड्स ने, या सिंस का मतलब क्या हो, जब उनके फ्रेंड्स ने उनको गोपी को ज्वाइन करा। ही डिसाइडेड टू टेक अ वॉक, और उसने डिसाइड किया उन लोगों ने कि वॉक करेगा। आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट वॉक करने के बाद 5 ऑफ देम केम, 5 फ्रेंड्स और आए। एंड एवरी वन स्टार्टेड टू डिस्कस द गेम्स, और सभी लोगों ने गेम्स के लिए डिस्कस करना शुरू करा। दे डिसाइडेड टू प्ले हॉप स्कॉप, उन्होंने डिसाइड करा कि वो हॉप स्कॉप खेलेगा। क्यों? क्योंकि जो रमिनी है ना, रेमिनी, वो ज्वाइन नहीं करा था। क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है, दे डिसाइडेड टू प्ले हॉप स्कॉच डैश दे गॉट टू नो, जब उन्हें पता चला, जब का क्या होता है इंग्लिश? वेन। तो यहाँ पर लिखेंगे वेन दे गॉट टू नो दैट रेमिनी वुड नॉट बी ज्वाइनिंग दैम, जब उन्हें पता चला कि रेमिनी खेलने के लिए नहीं आई है, रेमिनी लड़की थी ना, नहीं आई है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको रीड करने बोला है, कुछ ग्रामेटिकली है कुछ, ठीक है, पढ़ते हैं। गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी एट स्कूल। गोपी जो है वो आमतौर पे, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, ठीक है। गोपी जो है वो आमतौर पर स्कूल पे हॉकी खेलता है। बट टुडे ही इज़ स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट, लेकिन टेस्ट था इस वजह से आज वो पढ़ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो यूजुअली है ये क्या है? ये एडवर्ब है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया के बारे में कोई जानकारी दे रहा हो। जैसे यहाँ पर प्ले क्या है? क्रिया मतलब समझो वर्ब, वर्ब के बारे में बताना, कुछ जानकारी देना, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो प्ले है ये क्या है? वर्ब है। अब वर्ब के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है कि वो आमतौर पर यूजुअली मतलब आमतौर पे वो हॉकी ही खेलता है, ठीक है। बट आज वो पढ़ रहा है, देखो पढ़ना का फिर यहाँ पर ये पढ़ने के बारे में बता रहा है। यहाँ पर प्लेस के बारे में बताया था ये, यहाँ पर पढ़ना ये क्रिया है ना, मतलब वर्ब है। अब वर्ब के बारे में यहाँ पर बता रहा है टुडे, आज वो खेल रहा है, सॉरी आज वो पढ़ रहा है, क्योंकि उसका टेस्ट है। तो यहाँ पर स्टडी जो है वर्ब के बारे में बताया टुडे, तो ये हो गया एडवर्ब। यहाँ पर वर्ब था प्ले के बारे में बताया, ये हो गया एडवर्ब। तो वर्ब के बारे में जानकारी देना वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि द एडवर्ब यूजुअली टेल्स अस दैट एन एक्शन। जो एडवर्ब होता है जैसे यूजुअली जैसा जो एडवर्ब होता है ये एक्शन को बताता है, ठीक है, कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ है या कब कब हुआ है ये बता रहा है। वहीं आगे यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया गया था एन एक्शन हैपन्स मैनी टाइम्स, बहुत बार हुआ वो एक्शन, उसके बारे में बता रहा है यूजुअली।
दिस सेंटेंस टेल अस दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग हॉकी हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। वही चीज़ है कि ये जो हॉकी खेलना है ये ज़्यादातर टाइम में हुआ है। और वहीं जो एडवर्ब है टुडे, जैसे एडवर्ब तो यूजुअली भी था और टुडे भी था, बट ये जो टुडे एडवर्ब है, ये जो टुडे एडवर्ब है ये बताता है टाइम को, एक्शन ऑफ टाइम को। ठीक है, टाइम ऑफ द एक्शन बताता है कि जो स्टडी करा है वो कब करा है, आज करा है। अब अगर आप बोल दो कि टुडे से क्या आपको ये पता चल रहा है कि टुडे मतलब ये जो टुडे है ये कितनी बार हुआ है, वो ऐसा कुछ नहीं है ना कि टुडे टुडे मतलब क्या, आज। ये कब बता रहा है, टाइम को बता रहा है, टाइम ऑफ एक्शन बता रहा है। तो एडवर्ब का भी यहाँ पर अलग अलग देखो टाइप्स हो गया। ये यूजुअली हो गया एडवर्ब का ऐसा टाइप जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो एक्शन है वो कितनी बार हुआ है। और टुडे मतलब ये हो गया, ये भी एडवर्ब ही है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टाइम ऑफ एक्शन यानी कब ये एक्शन हुआ है। अब ये मैंने क्यों एक्सप्लेन करा, क्योंकि आगे आपको यार क्वेश्चन समझनी है। यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन आपको आप यहाँ पर बनानी है। क्वेश्चन दिया गया है कि नाउ इनसर्किल द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको सर्किल करना है एडवर्ब्स को। अच्छा, यहाँ पर आपको लिखना है कि हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपेंस या हैपेंड, हुआ है या होगा, कितनी बार हुआ है वो एक्शन, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और अगर वो टाइम ऑफ एक्शन है तो यहाँ पर आपको सर्किल करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है गोपी इमीडिएटली गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। अब गोपी जो है इमीडिएटली उठा और गार्डन में चला गया। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ पहचानो वर्ब क्या है, तो वर्ब यहाँ पर है गॉट। ठीक है, अब इस वर्ब के बारे में बता रहा है कि इसके बारे में जानकारी दे रहा है, इस वर्ब के बारे में कि वो इमीडिएटली उठा। अब ये बताइए कितनी बार हुआ है वो बताया जा रहा है कि टाइम ऑफ एक्शन बता रहा है, तो ये कितनी बार हुआ है वो बताया जा रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, सॉरी टाइम ऑफ एक्शन बताया जा रहा है, टाइम ऑफ एक्शन की वो इमीडिएटली खड़ा हुआ, कितनी बार हुआ वो नहीं बताया जा रहा है, सॉरी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे, इसको हम सर्कल करेंगे इस तरह से। आगे है शर्मा ऑफन राइट्स इन हर डायरी। अब जो शर्मा है वो अक्सर अपने डायरी में लिखता है, इसमें ये राइट है, यहाँ पर देखो ये जो राइट है ये है वर्ब। अब वर्ब के बारे में जो जानकारी दे रहा है वो है ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर। तो क्या ये टाइम ऑफ एक्शन है? नहीं, ये टाइम ऑफ एक्शन नहीं है। भले ये तो हमें पता चल गया कि ये एडवर्ब है, लेकिन ये टाइम ऑफ एक्शन नहीं है। ये कितनी बार जो डायरी है वो लिख रहा है, मतलब कितने टाइम्स में हुआ है वो बताया जा रहा है, तो इसको हम इधर फिल करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा। अब इसमें जो एडवर्ब है ये है रेगुलरली, और ये भी कितनी बार हुआ है वो बताया जा रहा है कि रेगुलरली हुआ है। यहाँ पर जो एडवर्ब है वो है आपका यहाँ पर ऑलवेज। ठीक है, और ऑलवेज भी यही टाइम ऑफ एक्शन नहीं बल्कि ये बता रहा है कितनी बार हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा। अब यस्टरडे टाइम बता रहा है ना कि ये कब हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर सर्कल कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे सर्कल करना है, मतलब टाइम ऑफ एक्शन को सर्कल करना है, और कितने बार हुआ है ये आपको इधर लिखना है। ठीक है, आगे है मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड। अब यहाँ पर जो नेवर है ये क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कितनी बार हुआ है, कभी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं खाती है ना। और फिर यहाँ पर है दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग। ये कब का बता रहा है, अब नाउ मतलब अब। ठीक है, तो ये भी टाइम के बारे में बता रहा है ना, तो इसको हम यहाँ पे सर्कल कर लेंगे। तो जो टाइम ऑफ एक्शन होगा सिंपली हम यहाँ पे इस तरह से सर्कल कर लिए, और अगर कोई काम कितने बार हुआ है तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया गया कि लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर की बात सुनो, एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रॉ अकॉर्डिंगली इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करो, और जो भी यहाँ पर स्पेस दिया गया है इसको फिल करो। ठीक है, दिया गया है ड्रॉ अ फ्यू बिग ड्राई लीव्स। आपको बड़े बड़े कुछ ड्राई लीव्स के पिक्चर बनाने हैं सेंटर में यहाँ पर, विद द नो गैप बिटवीन द लिप्स। ध्यान रखना है कि ये जो आप लिप्स बनाओगे तो यहाँ पर कोई भी गैप्स नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर इस तरह से आपको लिप्स बना देना है। ठीक है, चारों तरफ। ड्रॉ अ फ्यू ट्विक्स हियर एंड देयर। आपको यहाँ से कुछ ट्विक्स भी इस तरह से बनाने हैं, मतलब ट्विक्स मतलब समझ रहे हो ना, ब्रांचेज, छोटे छोटे ब्रांचेज आपको इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, कलर द लिव्स येलो एंड ब्राउन। फिर आपको येलो और ब्राउन कलर से इसको फिल कर लेना है।
इसको कलर को कलर कर लेना है, जैसे इसको हमने येलो कलर से फिल कर लिया, ठीक है। कुछ को आपको ब्राउन कलर से फिल कर लेना है, ठीक है। यार मुझे ब्राउन कलर मिल नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे कोई सा भी कलर यहाँ पे चला दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ ब्राउन कलर से फिल कर लेना। मुझे ब्राउन कलर नहीं मिला इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर चलाया, तो आपको ब्राउन कलर से इस तरह से फिल कर लेना है। और भी यहाँ पर आपको लिप्स बनाने हैं, ध्यान रखना, आप सिर्फ 2 लिप्स बना के मत छोड़ देना, यहाँ पर और भी लिप्स बनाने हैं, ठीक है। चारों तरफ से आपको लिप्स बनाना है इस तरह से, ठीक है। फिर है नाउ यू हैव फाउंड द बॉल, अब आपको यहाँ पर बॉल खोजना है, तो कहीं पर इस तरह से बीच में बॉल को रख देना है। इस तरह से आपको जो है एक डायग्राम जो है वो तैयार कर लेना है बना के, इस तरह करके। समझ में आ गया? अब इसका मैं कंप्लीट डायग्राम आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बस आपको पढ़ना है, दिया गया है कि द टीचर स्टार्ट्स स्टोरी विद 1 सेंटेंस। जो टीचर है उसने एक स्टोरी शुरुआत करी एक सेंटेंस के साथ, जैसे यहाँ पर दिया गया है वंस अपॉन अ टाइम ए बॉय फाउंड अ मैजिक की। ईच स्टूडेंट एड्स अ सेंटेंस। अब इसके प्रत्येक जो स्टूडेंट्स है वो एक सेंटेंस को ऐड कर रहा है, इसको इस स्टोरी को कंटिन्यू रखता है। जैसे स्टूडेंट 1 बोलता है कि द की ओपनड अ डोर टू अ सीक्रेट गार्डन। अब इसके बाद दूसरा स्टूडेंट इस स्टोरी को जारी रखता है कि इन द गार्डन ही सॉ अ टॉकिंग रैबिट। इस तरह से स्टोरी को आगे आप चाहो तो इसको और भी कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसे करना नहीं है, इसमें आपको कुछ करना नहीं था, बस आपको पढ़ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर बी में द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज संतूर। इस टेक्स्ट बुक का जो टाइटल है वो क्या है? संतूर। हम लोग संतूर बुक पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश टेक्स्ट बुक का। से द वर्ड बुक, यहाँ पर अगर आप देखो अगर जो वर्ड बुक है और नेक्स्ट से द वर्ड संतूर और दूसरा वर्ड आप पढ़ो संतूर, ये बुक वर्ड को पढ़ो और संतूर वर्ड को पढ़ो। डू यू नोटिस द डिफरेंस? क्या आपने कुछ डिफरेंस नोटिस करा? एल्दो बोथ द वर्ड्स हैव ओ ओ इन दैम, दोनों में ओ ओ है, इसमें भी डबल ओ है, इसमें भी डबल ओ है, ठीक है। ओके द साउंड ऑफ डबल ओ इन बुक इज शॉर्ट। अगर आप बुक का साउंड पढ़ रहे हो तो डबल ओ का साउंड बहुत शॉर्ट आ रहा है, बुक बहुत शॉर्ट आ रहा है। वहीं अगर आप जब संतूर पढ़ रहे हो तो संतूर ओ का साउंड ज़्यादा आ रहा है ना संतूर में। तो अब यहाँ पर दिया गया है कि से अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको अलाउड पढ़ो एंड इन सर्किल द वर्ड्स विच हैव अ लॉन्ग ओ ओ साउंड। और उन वर्ड्स को इन सर्किल करो जिसका साउंड ज़्यादा आपको नज़र आ रहा हो, मतलब ज़्यादा बड़ा साउंड आपको नज़र आ रहा हो। आप जैसे इसको पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? हुड, साउंड क्या बड़ा आया? नहीं, तो इसको सर्कल नहीं करना है। अगर हम स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल, देखो ओ का साउंड ज़्यादा लंबा आ रहा है ना, तो जो लंबा साउंड जाएगा, जो लॉन्ग साउंड आएगा ओ का, डबल ओ का, उसको आपको सर्किल करना है, तो इसको सर्किल कर लेंगे इस तरह से। अब फुट, बहुत स्मॉल साउंड आ रहा है तो इसको सर्किल नहीं करेंगे। मरून, यार ओ का साउंड कितना ज़्यादा आया, डबल ओ का साउंड ज़्यादा आ रहा है ना, मरून, ठीक है, तो यहाँ पर सर्किल कर लेंगे। स्कूटर, देखो यहाँ पर डबल ओ का साउंड लंबा जा रहा है, स्कूटर में इसको सर्किल करेंगे। सुक, बहुत छोटा साउंड आ रहा है, सर्किल करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लूम, डबल ओ का साउंड देखो ज़्यादा आ रहा है, ब्लूम, है ना, ओ डबल ओ साउंड ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसको हमने सर्किल करा। फूड, ओ साउंड यहाँ पर भी देखो ज़्यादा आ रहा है, फूड, ओ साउंड यहाँ पर भी लॉन्ग जा रहा है, ठीक है, तो इसको भी सर्किल कर लेंगे हम। समझ में आ रहा है? अब जैसे लुक, बहुत छोटा साउंड आ रहा है, सर्किल करने की ज़रूरत नहीं है। मून, देखो यार कितना लंबा साउंड जा रहा है, मून, मून, ओ साउंड लंबा जा रहा है, यानी कि इसको भी सर्किल करेंगे, ठीक है। बाकी बुक छोटा साउंड है, टुक छोटा साउंड है, इसमें कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है, लेट अस राइट बाय द टाइम द चिल्ड्रेन रैन टू द गेट। आपने अगर स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब बच्चे लोग, जो भी चिल्ड्रेंस बच्चे थे, वो गेट तक पहुँचते हैं, उस समय तक द स्कूटर था वो जा चुका था और स्कूटर में बॉल चला गया था बास्केट में, स्कूटर के बास्केट में बॉल चला गया था, ठीक है, तो इसके स्कूटर के साथ साथ बॉल भी चला जाता है। दे लुक्ड एट ईच अदर, इसके बाद जब बॉल चला जाता है तो सारे बच्चे एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फूट फूट कर वो हंसने लगते हैं। और क्यों हंसते हैं इसके बारे में आंसर भी ऊपर मैंने आपको समझाया। तो राइट अ पॉसिबल कन्वर्सेशन बिटवीन गोपी एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर दिस इंसिडेंट। अब इस इंसिडेंट के बाद का जो भी स्टोरी होगा या फिर जो भी चीज़ें, जो भी कन्वर्सेशन होगा, ठीक है, गोपी और उनके फ्रेंड्स के बीच में, उन कन्वर्सेशन को यहाँ पर आपको फील करना है। ये अपने तरीके से आप फील कर सकते हो, उसके बाद कुछ भी हो सकता है।
अब स्कूटर के साथ साथ बॉल चला गया, तो गोपी उसके बाद सोचो कि क्या बोल सकता है। या फिर आप अगर गोपी के जगह रहते तो गोपी के जगह आप हो तो आप क्या बोलोगे स्कूटर से साथ साथ बॉल जाने के बाद। तो आप जो भी सोचोगे उसको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सोच सकता हूँ कि ओ नो आवर हॉकी बॉल जस्ट वेंट ऑन अ राइड विद दैट स्कूटर। हमारा जो हॉकी का बॉल है वो स्कूटर के साथ चला गया राइड के लिए, हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद जो रमनी है वो क्या बोल सकती है, तो रमनी बोल सकती है कि यस आई थिंक इट्स गोइंग टू प्ले फॉर अनदर टीम नाउ। अब यस लगता है कि मुझे लगता है कि अब जो है वो दूसरी टीम के साथ खेलेगा। अब दीपक क्या बोल सकता है, दीपक बोल सकता है कि द स्कूटर राइड प्रोबेबली डज नॉट इवन नो ही गॉट अ फ्री गिफ्ट। अब ये दीपक बोल रहा है कि स्कूटर वाला को तो पता तक भी नहीं होगा कि उसको एक फ्री में गिफ्ट मिल गया है। और मनोज क्या बोल सकता है कि नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर द बॉल स्टेज इनसाइड द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि जो बॉल है वो प्लेग्राउंड के अंदर ही रहे। और जय क्या बोल सकता है, एक्चुअली में जो जय था वही बॉल को हिट करा था, अगर स्टोरी पढ़ा होगा तो पता होगा। तो वो सॉरी बोल सकता है फ्रेंड्स को कि उसके चलते जो बॉल है वो स्कूटर में चला गया, क्योंकि जो बॉल है उसी ने हिट करा था। तो वो कह सकता है फ्रेंड्स को कि सॉरी फ्रेंड, अगली बार से जब मैं बॉल को हिट करूँगा तो केयरफुली करूँगा नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आगे में दिया गया कि फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देख लो यहाँ पर। इस एग्जाम्पल्स को फॉलो करके आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स बनाने हैं और फिर इन वर्ड्स को बना के इससे सेंटेंसेस भी आपको बनाना है। अब आगे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर है सन राइज, तो सन प्लस राइज सनराइज हुआ। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे सन प्लस सेट लिख सकते हैं बराबर सनसेट होगा। सन प्लस साइन लिख सकते हैं बराबर सनसाइन होगा। सन प्लस फ्लावर लिख सकते हैं सनफ्लावर होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, फुट प्लस बॉल फुटबॉल हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं बेस प्लस बॉल बेसबॉल होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बास्केट प्लस बॉल बास्केटबॉल होगा एंड बॉली प्लस बॉल वॉलीबॉल होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये जो सेंटेंसेज आए सनसेट सनशाइन सनफ्लावर बास्केटबॉल ये बेसबॉल बास्केटबॉल वॉलीबॉल, इन सब से हमें सेंटेंस भी बनाना है। चलो सेंटेंस यहाँ पे मैं आपको बना के दे रहा हूँ। पहले सन वर्ड से सेंटेंस हमने बनाया हुआ है सनराइज़ का, कि वी वोक अप अर्ली टू वॉच द ब्यूटीफुल सनराइज़। मैं सुंदर सा सनराइज़ देखने के लिए जल्दी से उठ जाता हूँ। सनसेट के लिए हम लोग वर्ड बना सकते हैं सेंटेंसेस कि द सनसेट पेंटेड द स्काई विथ ऑरेंज एंड पिंक कलर्स। सनसाइन के लिए हम लोग ये सेंटेंस लिख सकते हैं कि द चिल्ड्रेन प्लेड हैप्पली इन द वार्म सनसाइन। सनफ्लावर्स के लिए हम लोग सेंटेंस लिख सकते हैं ए बिग सनफ्लावर वाज ग्रोइंग इन आवर गार्डन। या फिर बॉल वर्ड्स के लिए भी हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि फुटबॉल के लिए कि वी प्लेड फुटबॉल इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। बास्केटबॉल के लिए अब हम सेंटेंस यहाँ पे बना लिए हैं, दे स्कोर्ड द विनिंग पॉइंट्स इन द बास्केटबॉल मैच। वॉलीबॉल के लिए हमने यहाँ पर सेंटेंस बना दिया द टीम प्रैक्टिस्ड वॉलीबॉल एवरी इवनिंग। या फिर बेसबॉल के लिए भी यहाँ पर सेंटेंस बनाया हुआ है कि माई अंकल बॉट मी अ न्यू बेसबॉल बैट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया गया है कि यू हैव ऑलरेडी नोटिस्ड दैट द वर्ड स्कूटर हैज़ डबल ओ इन द मिडिल। हमने ये ऑलरेडी नोटिस करा है कि स्कूटर में डबल ओ है मिडिल में। ठीक है, तो यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो, यहाँ पर देखो कुछ क्लूज दिए गए हैं। राइट 10 वर्ड्स दैट हैव ए आई इन द मिडिल। आपको ऐसे 10 वर्ड्स लिखने हैं जिसके मिडिल में ए आई आता हो। जैसे एक यहाँ पर क्लू दिया गया है कि समथिंग दैट हैज़ 4 लेग्स, कुछ ऐसा है जिसके पास 4 लेग्स हैं, ऑन विच यू जनरली सीट, जिसमें आप जनरली बैठते हो। तो बैठते किस में हो, और कुर्सी में, और उसमें 4 लेग्स भी होते हैं और इसमें ए आई साउंड भी होता है चेयर में, इसीलिए इसमें हमने चेयर लिख दिया। तो बीच में ध्यान रखना कि इन क्लूज का सहायता लेना है और बीच में हमें ए आई वर्ड्स वाला वर्ड्स जो है ए आई वाला वर्ड्स हमें लेना है। अब जैसे आगे यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्लू दिया गया है वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। क्लाउड से वाटर गिर रहा है। ठीक है, क्लाउड से वाटर गिर रहा है। तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड फॉर्म कर सकते हैं जिसके बीच में ए आई हो।
तो इसके लिए हम बना सकते हैं ना कि रेन, वाटर गिरना मतलब रेन गिर रहा है, बीच में ए आई आ गया। अब यहाँ है ए व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रैक्स, ट्रैक्स में व्हीकल्स रन कर रहा है, तो बीच में ऐसा कौन सा वर्ड है, ज़रा सोचो कि बीच में ए आई आएगा, सोचो ज़रा। इसमें आएगा ट्रेन, व्हीकल जो कि ट्रैक में कौन व्हीकल दौड़ता है, ट्रेन दौड़ता है ना, ठीक है, ट्रैक में, तो ट्रेन हो गया। यू यूज़ दिस टू कलर योर वॉल ऑन पिक्चर्स, आप इसका यूज़ करते हो कलर करने के लिए अपने वॉल या पिक्चर्स में। किसका करते हो, पेंट का, तो ऑब्वियस सी बात इसका आंसर हम यहाँ पे पेंट लिखेंगे, बीच में आई आ गया। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स यू थिंक, अपने बॉडी का पार्ट जो कि आपको सोचने में हेल्प करता है, कौन करता है सोचने में हेल्प, ब्रेन करता है, तो इसका आंसर यहाँ पर ब्रेन लिख देंगे। ए स्लो मूविंग क्रिएचर्स विथ अ सेल, एक स्लो मूविंग क्रिएचर्स जिससे वो सेल के अंदर रहता है, सेल के अंदर कौन रहता है, एक टॉर्टवाइज रहता है, एक स्नेल रहता है, तो हमें ए आई साउंड वाला चाहिए, तो स्नेल हो जाएगा यहाँ पर। लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव, लेटर या फिर पैकेजेस जो कि आप भेजते या फिर रिसीव करते हो, उसको किसके थ्रू करते हो, मेल के थ्रू, ए आई बीच में आया ना। द मूवमेंट ऑफ बोट्स ऑन वाटर, बोट्स का मूवमेंट वाटर में बोट्स का मूवमेंट क्या कहलाता है, ये सेल कहलाता है। ऑल एनिमल्स हैव देम लॉन्ग और शॉर्ट, ऑल एनिमल्स जिनके पास ये लॉन्ग किसी के पास होता है या किसी के पास शॉर्ट होता है, लेकिन होता है सभी एनिमल्स के पास, क्या लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, पूंछ होता है ना, टेल होगा। आगे है स्टेप्स दैट टेक्स अस फ्रॉम अस फ्लोर टू अनदर, इसका आंसर हम लोग लिख देंगे स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों के थ्रू हम ऊपर चढ़ते हैं ना, फ्लोर के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोर के थ्रू जो चढ़ते हैं स्टेयर्स बोलते हैं, सीढ़ियों के थ्रू चलते हैं तो स्टेयर्स हो गया। तो बस ये सब सारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला आप देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली आपको कुछ बनाना नहीं है, बल्कि ये एक आपको गेम खिला रहा है, ठीक है, आपको एक गेम खिला रहा है टाइगर्स एंड गॉड्स का, टाइगर्स एंड गॉड्स का आपको यहाँ पर गेम खेलना है। इस गेम को खेलना कैसे है ये मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा, अच्छे से जो गेम है वो खेल के भी आपको दिखा भी दूंगा। इस वीडियो में इसको मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर आपको नहीं लिखना है, आपको गेम खेलना है। इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आगे दिया गया था जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिया हुआ है, क्योंकि इसका आंसर्स आपको लिखना नहीं है, आपको इसको खेलना है। घर में एज अ फन के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हो खेलने के लिए, ठीक है। इसको मैं किसी दूसरे वीडियो में खेल के आपको ज़रूर बताऊँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि प्रिपेयर अ चार्ट विद द फॉलोइंग कैटेगरी। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कुछ गेम के नाम आपको लिखने हैं। एक यहाँ पर लिख दिया है कबड्डी, बताना है कि ये आउटडोर है या इंडोर है, तो कबड्डी आउटडोर है, आउटडोर लिख दिए। इसमें कितने प्लेयर्स की ज़रूरत होती है कि अकेले खेल सकते हो, वो आपको लिख देना है। तो कबड्डी के लिए हमें टीम की ज़रूरत होगी। और इक्विपमेंट क्या चाहिए कबड्डी के लिए, नहीं चाहिए तो नील लिख देंगे, अगर नहीं चाहिए कोई भी इक्विपमेंट तो नील लिख देंगे, और अगर चाहिए तो आप यहाँ पर इक्विपमेंट का नाम लिख सकते हो। अब जैसे एक हम एग्जांपल यहाँ पर लिख दिए क्रिकेट, ठीक है, आउटडोर है या इंडोर है, आउटडोर है। प्लेयर्स नीडेड चाहिए, कैसे प्लेयर्स कैसे चाहिए, टीम में चाहिए, टीम लिख देंगे क्योंकि वो 11 प्लेयर की होती है क्रिकेट। और इक्विपमेंट जो नीडेड हमें चाहिए, क्या चाहिए, बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट चाहिए, है ना, तो वो सब सारा यहाँ पर लिख ला सकते हो। तो इस प्रकार से इसको पूरा गेम का नाम लिखना है, ये मैं आपके लिए यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है एज अ होमवर्क, इसको कंप्लीट करो, ठीक है। ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को दिक्कत होनी चाहिए, इसी वजह से मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ फिल करके, ये आपके लिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। आगे दिया गया है कि राइट अ मिनी बायोग्राफी अबाउट अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ योर चॉइस। अपने चॉइस के अनुसार आपको एक फेमस स्पोर्ट पर्सन का एक छोटा सा बायोग्राफी लिखना है, जिसके लिए आप यहाँ पर इन हिंट को फॉलो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि नेम ऑफ द स्पोर्ट पर्सन, आप एक स्पोर्ट पर्सन का नाम ले सकते हो। नेम द स्पोर्ट्स द पर्सन इज़ फेमस फॉर, जो स्पोर्ट जिस स्पोर्ट के लिए जो पर्सन है वो फेमस है वो आप यहाँ पर लिखोगे। व्हेन एंड वेयर द पर्सन वाज बॉर्न, वो जो पर्सन है कहाँ कब और कहाँ पर जन्मा वो लिखना। फिर लिस्ट 1 और 2 अचीवमेंट्स, उनके एक या फिर 2 अचीवमेंट को लिख सकते हो। और वो पर्सन फेमस क्यों है, क्यों इंस्पायर्ड है,
किसी के लिए, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो आपको एक छोटा सा बायोग्राफी लिखना है कोई भी स्पोर्ट पर्सन के लिए। आप चाहो तो रोहित शर्मा के लिए लिख सकते हो, आप चाहो तो विराट कोहली के लिए लिख सकते हो, आप चाहो तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए लिख सकते हो, आप चाहो तो कोई फुटबॉल प्लेयर, कोई हॉकी प्लेयर, कोई बैडमिंटन प्लेयर, आप जिस भी चाहो प्लेयर का एक मिनी बायोग्राफी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो एक मिनी बायोग्राफी है अभी करंट के इंडियन क्रिकेट टीम के मेंस के जो कैप्टन हैं शुभमन गिल, इसका मैं यहाँ पर एक आपको ऑटोबायोग्राफी लिख कर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी बोल रहा हूँ, एक बायोग्राफी लिख के, छोटा सा बायोग्राफी लिख के दिखा रहा हूँ। शुभमन गिल कौन है पता होगा, नहीं पता है तो लिख दिया है मैंने। शुभमन गिल एक टैलेंटेड इंडियन क्रिकेटर है जो कि अपनी एलिगेंट बैटिंग के लिए जाना जाता है। इसका जन्म सितंबर 8, 1999 को हुआ है फजीका, पंजाब, इंडिया में। गेल प्लेड अ की रोल इन इंडियाज़ विक्ट्री। गेल ने एक की रोल प्ले किया है इंडिया के विक्ट्री में 2018 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, वेयर ही वाज नेम्ड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जहाँ पे उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। ही मेड हिज टेस्ट डेब्यूट फॉर इंडिया। उसने शुभमन गिल का जो टेस्ट डेब्यूट हुआ था भारत में वो दिसंबर 2020 में हुआ था। और इन्होंने सभी को क्या क्या इम्प्रेस्ड करा अपने फियरलेस इनिंग के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। शुभमन गिल इज़ फेमस फॉर हिज काल्म टेम्परामेंट, वो अपने काल्म टेम्परामेंट के लिए फेमस है, सॉलिड टेक्निक्स के लिए, एबिलिटी, खेलने की एबिलिटी के लिए, और मैच विनिंग इनिंग्स के लिए अपने यंग एज में। ठीक है, ये सब हम लिखेंगे। ही इंस्पायर्स मैनी एस्पायरिंग क्रिकेटर्स, वो बहुत सारे एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को इंस्पायर करते हैं टू बिलीव इन देमसेल्व्स, ताकि अपने ऊपर बिलीव करे, हार्ड वर्क करे और अपने गोल्स को अचीव करे। तो बस यहाँ पे एक छोटा सा बायोग्राफी मैंने अपना फेवरेट पर्सन के लिए लिख दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई दूसरा सा भी लिख सकते हो। देन आगे सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर सी नंबर में कि फाइंड आउट अबाउट अ फेमस हॉकी प्लेयर एंड टॉक अबाउट देम। अब आपको यहाँ पर एक फेमस हॉकी प्लेयर के बारे में पता लगाना है और उनके बारे में कुछ लिखना है। तो एक हॉकी प्लेयर के बारे में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मनप्रीत सिंह के बारे में। ठीक है, मनप्रीत सिंह जो कि करंट कैप्टन है इंडियन मेंस हॉकी टीम के। ही वाज बोर्न ऑन 26 जून 1992, इनका जन्म 26 जून 1992 को हुआ था मीठापुर, जालंधर, पंजाब में। ही हैज़ लेड इंडिया टू मैनी इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज़, इन्होंने इंडिया के बहुत सारे इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज़ में लेड किया है, इंक्लूडिंग इन विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल, साथ ही इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में, विच वॉज इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक हॉकी मेडल, जो कि ये 41 ईयर्स के बाद पहला ओलंपिक हॉकी मेडल इन्होंने जीता था। अंडर हिज लीडरशिप, इनके लीडरशिप में इंडिया ऑल्सो वॉन द 2017 एशिया कप, इन्होंने 2017 एशिया कप हॉकी जो एशिया कप हुआ था वो इन्होंने जीता था, और 2019 FIH सीरीज़ फाइनल्स भी इन्होंने, फाइनल का भी सीरीज़ जो है इन्होंने जीता था। मनप्रीत इज़ फेमस फॉर हिज एनर्जी, क्विक डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप ऑन द फील्ड। ये अपने एनर्जी, क्विक डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप, फील्ड में लीडरशिप के लिए ये जाने जाते हैं, फेमस हैं। ठीक है, ही इंस्पायर्स यंग प्लेयर्स टू वर्क हार्ड, ये यंग प्लेयर्स के लिए एक तरह से इंस्पायर्स हैं ताकि वो कठिन परिश्रम करे, वर्क हार्ड करे, एंड स्टे डेडिकेटेड टू द स्पोर्ट, और स्पोर्ट के लिए स्टे डेडिकेटेड रहे। बस ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो फाइनली यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे ये सारे मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। इतने ही क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर के जो कि यहाँ पर सारा मैंने करवा दिया है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। बाकी नेक्स्ट चैप्टर को हम जल्दी अच्छे से समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आएगा वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।